आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्राप एक दास्तां। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। भाग 7। पूरा दिन यूं ही गुजर जाता है और फिर वही काली अंधियारी रात गहराने लगती है। सब खाना खाने के बाद सोने को चले जाते हैं। अब घर में शादी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। घर में लोगों की चहल पहल भी बढ़ने लगी थी। प्रेम की शादी में अब कुछ ही दिन बचे थे। घर में खुशी का माहौल था, सभी खुश दिखाई दे रहे थे। प्रेम भी खूब एंजॉय कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर विवेक के मन में अभी भी आदित्य की कई बातें घूम रही थी। उसको चैन नहीं मिल रहा था। उसकी नींद तो मानो उड़ ही चुकी है। उसका मन मानने को तैयार नहीं कि आदित्य ऐसा कैसे बोल सकता है। सभी लोग नींद के आगोश में जा चुके थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। रह रह कर कुत्तों के भौंकने और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी विवेक को किसी के चलने की आहट महसूस होती है, जैसे कि कोई उसके कमरे के आगे से गुजरा हो। नींद तो उसकी पहले ही उड़ चुकी थी, लेकिन अब किसी के होने के एहसास ने उसे बेचैन कर दिया था। उसका मन उसे चिल्ला चिल्ला कर उठकर देखने को कह रहा था कि देखो बाहर कौन है। वो अपने मन की पुकार को अनदेखा न कर सका और अपने बिस्तर से उठकर धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और होले से बाहर झांक कर देखा तो बाहर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नज़र गाड़ियों की ओर गई। एक गाड़ी बिना लाइट ऑन किए बाहर की ओर जा रही थी। ये देख उसे बहुत हैरानी हुई कि कौन ऐसे चोरों की तरह बाहर जा रहा है। विवेक खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और जूते पहनकर उसके पीछे हो लिया। विवेक अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगा देता है। आगे जाने पर वो क्या देखता है कि वो गाड़ी खंडर गांव के रास्ते पर जा रही है। उसने उस गाड़ी से कुछ दूरी बना रखी थी और अपनी गाड़ी की लाइट भी बंद कर रखी थी ताकि किसी को पता ना चले कि मैं पीछा कर रहा हूं। विवेक अपनी गाड़ी की लाइट बंद किए उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। विवेक के मन में बेचैनी के साथ साथ कई सवाल घर करने लगे थे कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी रात को ऐसे सबसे छुपकर घर से बाहर जा रहा है और इतनी रात गए क्या करने जा रहा है। उसके मन में ये सवाल घूम ही रहे थे कि अचानक वो गाड़ी एक जगह पर आकर रुक जाती है। विवेक उस गाड़ी पर अपनी नज़रें बनाए हुए था। जब वो आसपास अपनी नज़रें घुमाकर देखता है तो वो क्या देखता है कि वो खंडर गांव में आ गए हैं। इसका मतलब वो गाड़ी वाला इतनी रात गए इस वीरान गांव में आया है। लेकिन क्यों? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कौन निकलता है। अंधेरा होने के कारण ये विवेक देख नहीं पाता कि गाड़ी किसकी है। फिर वो गाड़ी वाला इंसान उस गांव की ओर चला जाता है। उसके आगे जाने के बाद विवेक धीरे धीरे उसकी गाड़ी की ओर अपने कदम बढ़ाता है। वो जब पास जाकर उस गाड़ी को देखता है तो वो ये देखकर हैरत में पड़ जाता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि
लक्षिता की है। लेकिन वो इतनी रात गए यहाँ कर क्या रही है? वो इस वक्त यहाँ क्या करने आई है? आज तो मैं इसे रंगे हाथों ही पकड़ूंगा, फिर तो इसे सारी बातें बतानी ही होंगी। विवेक ये सब बातें अपने मन में सोच रहा था। इतने में ही वो क्या देखता है कि लक्षिता उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। विवेक लक्षिता को यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर ढूंढने लगता है, पर उसे लक्षिता कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो धीरे धीरे छुपते छुपाते और चारों ओर अपनी नजरें घुमाते हुए उस गांव की ओर बढ़ने लगता है। विवेक धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। रात को तो ये गांव बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। इस वक्त एक छोटी सी हलचल भी विवेक को अंदर तक डराने के लिए काफी थी। इस सुनसान और वीरान पड़े गांव में आने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा, क्या उसे इतनी रात गए किसी का डर भय नहीं है जो वो यहाँ चली आई? ये सब बातें विवेक के मन में चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लक्षिता चाहती क्या है। वो ये सब सोचता हुआ इधर उधर भटक ही रहा था कि उसकी नजरें लक्षिता पर पड़ती हैं। वो इस अंधकार में रात में टॉर्च की सहायता से घरों के टूटे पड़े पत्थरों में कुछ खोज रही थी और बार बार लाइट इधर उधर मारकर किसी वस्तु के होने का अनुमान लगा रही थी। वो कुछ घबराई हुई भी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी को साफ साफ देखा जा सकता था। वो भागकर कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाती और अपने मन में कुछ सोचकर यहाँ वहाँ इशारा करती। विवेक ये सब देख थोड़ा हैरत में पड़ जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अचानक वो रुक जाती है और नीचे बैठकर टॉर्च की लाइट को पत्थरों के नीचे मारती है। फिर कुछ देर ध्यान से देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ मिल गया हो। वो अपना हाथ उन पत्थरों के बीच में डालकर कुछ निकालने की कोशिश करती है, पर निकाल नहीं पाती और फिर उठ खड़ी होती है। खड़ी होकर लक्षिता एक गहरी सांस लेती है। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। विवेक ये सब देख रहा था और पूरा मामला समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी कुछ ऐसा होता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। लक्षिता मायूस होकर वहाँ खड़ी थी। शायद वो जो ढूंढ रही थी वो उसे मिला नहीं। तभी विवेक क्या देखता है कि एक काला साया सीधे लक्षिता की ओर बढ़ रहा था। ये देख विवेक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी जुबान गले में ही अटक कर रह गई। उसके पैर मानो वहीं जम गए हों। वो भागना तो चाहता था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। चीखना तो चाहता था लेकिन चीख नहीं पा रहा था। वहीं लक्षिता इस बात से अनजान साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वो बेखबर वहाँ वैसे ही खड़ी थी। विवेक की आंखों के सामने वो साया लक्षिता की ओर करीब और करीब आता जा रहा था। डर के मारे विवेक पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। वो साया तेजी के साथ लक्षिता के करीब आ जाता है। विवेक किसी तरह हिम्मत कर चिल्लाता है, लक्षिता भाग भाग लक्षिता। लक्षिता अचानक से ये सुन घबरा जाती है। एक पल को तो वो सुन हो जाती है। उसे एक पल को तो कुछ सोचता ही नहीं कि क्या हुआ। फिर उसकी नज़र विवेक पर पड़ती है जो उसे भागने का इशारा कर रहा था। विवेक के हाथ के इशारे को देख जब लक्षिता पीछे मुड़कर देखती है तो एक विशाल का साया उसके सिर पर मंडरा रहा था।
जिसका न तो कोई रूप था न कोई आकार। जहाँ तक नजर जाती वहीं बस वहीं दिखाई दे रहा था। उसकी वो लाल आंखें ऐसी लग रही थी मानो ज्वालामुखी धधक रहा हो। उसका ये रूप देख लक्षिता वहीं गिर पड़ती है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। वो भागने के लिए हाथ पैर मारने लगती है, लेकिन उसके पैर बस जमीन पर ही रगड़ रहे थे। वो उठने की कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। वो साया लक्षिता पर हमला करने ही वाला था कि तभी विवेक वहां पहुंच जाता है और लक्षिता का हाथ पकड़ उसे वहां से खींच लेता है। विवेक लक्षिता को साथ लेकर वहां से भाग पड़ता है। वो दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग रहे थे। वो काला साया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनके पीछे पड़ी हो। वो किसी तरह गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं और जल्दबाजी में गाड़ी का दरवाज़ा खोल नहीं पाते। फिर लक्षिता विवेक से चाबी लेकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और गाड़ी को चालू कर वहां से भगा देती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर के मारे उसके होश उड़ चुके थे। अभी अभी उन्होंने मौत को नज़दीक से अनुभव किया था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो साया अभी भी पीछा कर रहा है या नहीं। वो बस सीधे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। पक्की सड़क खत्म हो, कच्चा रास्ता आ गया था, लेकिन वो गाड़ी को अभी भी धीरे नहीं कर रहे थे। उनको डर था कि कहीं वो साया अभी भी उनका पीछा तो नहीं कर रहा। यह डर उनको अंदर ही अंदर निचोड़े जा रहा था। हवेली पहुंचने से पहले का एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। वो बस किसी तरह हवेली पहुंचना चाहते थे। उनको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब गांव के घरों में जलती हुई लाइटें थोड़ी थोड़ी उनको दिखाई देने लगी तो उनकी धड़कन कुछ सामान्य होने लगी और कुछ सुकून सा मिलने लगा। कुछ ही पलों में वो गांव पहुंच गए थे। गांव पहुंचने पर जो सुकून की अनुभूति उन्हें हुई, इससे पहले कभी भी घर पहुंचने पर भी नहीं हुई होगी। अब उनका डर भी न जाने कहाँ गायब सा हो गया था। लेकिन फिर वही मंजर याद कर उनकी रूह कांप जाती है और वह गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा देते हैं और इस बार गाड़ी सीधे हवेली पहुंचकर ही रोकते हैं। वो दोनों हवेली के बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे, पसीने से तरबतर घबराए हुए बस हवेली के दरवाजे को ही घूरे जा रहे थे। कुछ देर उसी स्थिति में खड़े रहने के बाद विवेक खुद को संभालता हुआ धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोल नीचे उतरता है और धीरे से दबे कदमों के साथ आगे बढ़कर आहिस्ता से हवेली का दरवाजा खोलता है। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई उठ ना जाए। विवेक के दरवाजा खोलने के बाद लक्षिता धीरे से गाड़ी अंदर ले जाकर खड़ी कर देती है। और फिर दोनों अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। पूरी रात दोनों जाकर बिताते हैं क्योंकि वो मंजर देखकर उनकी नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी, जो अब आने वाली नहीं थी।
अब इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।